आपने आज तक बहुत से पैसे वाले लोगों के बारे में सुना होगा जिनके पास अपार संपत्ति होती है। इतने पैसे होते हैं जिनके बारे में वो खुद नहीं जानते हैं। लेकिन आज तक आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी के पास इतना पैसा हो कि जब वो अपनी बेटी को किसी जगह पर घुमाने ले गया हो, जो एक बहुत ठंडी जगह थी, और वहाँ पर आग तापने के लिए लकड़ी वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उस शख्स ने अपनी बेटी की सर्दी दूर करने के लिए पैसों से ही आग तापने का सहारा लिया और उसने आग तापने में 13 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हम खुद अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास कितना पैसा था। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो एक ऐसे डॉन के बारे में बात कर रही हूँ जो दुनिया में कोकीन का किंग कहा जाता था, और उसका कोकीन का जो धंधा था वो इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि दुनिया उसके नाम से ही डरती थी। उस पर 5 से 6 हज़ार लोगों को मारने का इल्ज़ाम लगा हुआ था, और उसके पास इतना बेशुमार पैसा था कि जितनी उसकी कमाई होती थी उसका 10% तो चूहे कुतर जाते थे। और साथ ही वो व्यक्ति कोकीन का जो सप्लाई करता था वो मछलियों के पेट में तक डाल दिया करता था। और उसने उस समय सिर्फ एक ही कानून चला रखा था कि या तो रिश्वत लो या फिर जान से हाथ धो लो। जो भी उससे रिश्वत लेता उसको वो इतना पैसा देता कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी, यहाँ तक कि उसकी 7 पीढ़ियाँ भी बैठकर खा सकती थी। और अगर उसका कोई कहना नहीं मानता तो वो सीधा उसकी जान ले लेता था, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, चाहे तो कोई जज हो, चाहे तो कोई राजनेता हो, और चाहे तो कोई डॉन ही क्यों ना हो। आज जिस शख्स के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो आप भी सोचते रह जाएंगे कि आखिर दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज मैं जिस शख्स के बारे में बात कर रही हूँ उस शख्स का नाम है पाब्लो, जो कि कोलंबिया का रहने वाला था। जो पाब्लो था वो 3 भाई थे, और जो पाब्लो जब स्कूल में जाता था तो उसको एक बार स्कूल से जूतों के लिए निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे और वो एक बहुत गरीब परिवार से आता था और उसकी जूते खरीदने की हैसियत नहीं थी। तो पाब्लो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कैसे ना कैसे स्कूल की पढ़ाई तो पूरी कर लेता है। फिर वो कॉलेज में पहुंचता है। वहाँ पर भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता था, और अब वो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से इतना परेशान हो जाता है कि आखिर में उसने कॉलेज में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। और फिर जो पाब्लो था वो शुरू करता है नया काम, और अब वो शमशान जाता है। वहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, वहाँ पर वो जहाँ पर भी उनकी कोई किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर वो पत्थर रखते थे, जो कि बहुत कीमती पत्थर होते थे, और वो उन पत्थर को लेता और उन्हें बेच दिया करता था। उससे उसे थोड़ी बहुत आमदनी होती। फिर वो डकैती करता, बैंक के बाहर जो लोग पैसा लेकर निकलते उनके पैसे लूट लिया करता। फिर उसने मात्र 18 साल की उम्र में एक बड़े बिजनेसमैन का किडनैप किया, और फिरौती में उसने लगभग 70 लाख रुपए लिए। यह उसका सबसे बड़ा, इतनी कम उम्र में ऐसा अपराध करने वाला, या कहे कि उस वक्त इतनी कम उम्र में वो पहला लखपति व्यक्ति बन गया था। अब जो पाब्लो था उसे लगा कि इन सारी चीज़ों में बहुत पैसा है। फिर वो कभी किडनैप करता तो कभी ऐसे ही छोटी मोटी चोरी, लूट, डकैती, ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। अब एक बार उसे पता चला कि जो कोकीन है उसकी सप्लाई करने में बहुत पैसा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ड्रग सप्लाई में लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी वो जेल में भी काटते हैं। पाब्लो को किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे इस गरीबी से बाहर निकलना है। और अब पाब्लो ने जो कोकीन है उसकी जो लोग सप्लाई करते थे उनसे मुलाकात की, और उसी मुलाकात में धीरे धीरे उसने कोकीन की सप्लाई की और उससे पैसा कमाया। फिर उससे लगा कि जो कोकीन, जो व्यक्ति इसका हेड है, क्यों ना उससे मिला जाए, और वो उसी व्यक्ति से मिलता है। और जब वो उससे मिलता है उन दोनों के बीच में एक डील होती है, और उसी डील में दोनों में झगड़ा हो जाता है। और जो पाब्लो था वो उस ड्रग्स जो बेच रहा था, जो उसका ओनर था,
उसी की जान ले लेता है। अब जब वो उसकी जान लेता है और उसके बाद में लगभग 400 किलो उसके पास कोकीन थी, वो उस कोकीन को भी लेता है, मार्केट में जाकर उसको बेचता है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। अब उसे लगा कि ये धंधा सबसे बढ़िया धंधा है। अब जिस कोकीन वाले व्यक्ति को उसने मारा था, उसके बारे में जो भी लोग कोकीन की सप्लाई किया करते थे या जो भी इसे बेचने के लिए लोगों को लाते थे, सभी के बारे में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि किसी व्यक्ति ने इतने बड़े डॉन को मार दिया। अब वो लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था और अब धीरे धीरे उसका जो कोकीन का धंधा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसी बीच में उसने शादी भी की और उसके 2 बच्चे हुए, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का था। अब उसका जो काम धंधा था वो इतना ज़्यादा चलने लग गया था और उसके लिए कहा जाता है कि वो एक दिन में लगभग 400 करोड़ रुपए कोकीन से कमाता था। वो बहुत ज़्यादा कोकीन सप्लाई किया करता था और इन सारी चीज़ों में वो पहला ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसने इतनी ज़्यादा, यानी कि वो दिन में 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 टन कोकीन सप्लाई कर दिया करता था। हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ी सी कोकीन की भी जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इतनी ज़्यादा कोकीन की सप्लाई में वो कितने पैसे कमाता था। अब जो वो था, अब उसे यही लग रहा था कि अब कोकीन का जो सप्लाई का काम है वो कोलंबिया से दूसरे देशों में भी किया जाए। अब वो अमेरिका भी कोकीन भेजने लगा और अब कोकीन भेजने के लिए उसने खुद की पनडुब्बियाँ खरीदी और उसने एक आइलैंड भी खरीद लिया था जहाँ पर जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। वहाँ पर वो बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। उसने खुद की प्लेन खरीदी, साथ ही उसने जो पानी के जहाज है उसे भी खरीद लिया और उन्हीं चीज़ों में वो कोकीन की धड़ल्ले से पूरी तरह से सप्लाई किया करता था। एक बार उसे पुलिस ने अरेस्ट भी किया और उसी समय उसने पुलिस के अधिकारियों से कहा कि रिश्वत लोगे या जान दोगे। तो उसकी ये बात सुनकर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने उसे जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। और जब उसे कोर्ट में पेश किया गया, उसी समय जिस अधिकारी ने उसे जेल में डाला था उसको भी उसी के साथियों ने उसकी जान ले ली थी। फिर जब उसको जज के सामने पेश किया गया, वहाँ पर भी जज को उसने ऑफ़र किया था कि जान दोगे या रिश्वत लोगे। तो जो जज था उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ना ही तो रिश्वत लूँगा और तुम्हें बहुत सालों तक जेल में सड़ाऊँगा। और उस जज की भी उसने हत्या करवा दी थी और उसे छोड़ दिया गया था, क्योंकि किसी भी चीज़ में सामने नहीं आया था कि ये हत्या उसने करवाई है। लेकिन लोगों में खौफ जरूर हो गया था और कोई भी ये साबित नहीं कर पाया या कहे कि करना ही नहीं चाहता था कि इन सारी चीज़ों में पाब्लो शामिल है। अब पाब्लो जो था उसने मछली के पेट में भी कोकीन को डालकर सप्लाई करना शुरू कर दिया था और उसके पास में लगभग 30 खरब रुपए की संपत्ति थी। और उसकी जो संपत्ति थी, जो पैसे थे, उसके लिए उसने बड़े बड़े गोडाउन बना रखे थे जहाँ पर वो पैसे रखता था। और वहाँ पर उसका जो पैसा था, जब वहाँ पर भी नहीं आता था क्योंकि वो बैंक में तो रख नहीं सकता था, और उन्हीं पैसों को वो गड्ढे खोदकर उसमें भी रखा करता था। कहा जाता है कि उसकी जितनी कमाई थी उसके 10% तो जो भी कमाई होती थी उसको चूहे कुतर जाया करते थे। और एक बार का किस्सा जो इसका बहुत ज़्यादा फेमस था, जब वो अपनी बेटी के साथ किसी ठंडी जगह पर घूमने गया था, तो उसकी बेटी को बहुत ठंड लग रही थी और उसकी बेटी छोटी थी। उसकी बेटी ने कहा कि पापा मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो उसके पापा ने सोचा कि अब इसके लिए आग तापने की व्यवस्था कहाँ से करूँ। गाड़ी में वो इतने पैसे रखता था कि क्या पता उसे कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और पैसे की तो उसके पास वैसे कमी ही नहीं थी। तो गाड़ी में से उसने पैसे निकाले और अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 13 करोड़ रुपए उसने अपनी बेटी के आँख तापने में खर्च कर दिए थे। तो हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस इंसान के पास कितना पैसा होगा। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम से जी रहा था, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और एक बार उसने गवर्नमेंट को ऑफ़र किया था कि अगर आप लोग मुझे राजनीति में आने दोगे और नेता वगैरह बना दोगे तो उसके बदले में उस समय कोलंबिया के ऊपर लगभग 10 खरब रुपए का कर्जा था, तुम्हारा ये सारा कर्जा मैं चुका दूंगा। लेकिन जो सरकार थी उसने इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि उसके बारे में हर इंसान जानता था कि वो एक डॉन है
और अगर वो उसको राजनीति में आने देते तो शायद लोगों में हड़कंप मच जाता। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर दिया। और जो ये पाब्लो था वो गरीब लोगों में एक मसीहा बना हुआ था। जिस जगह से वो आता था वहाँ के सभी लोगों को उसने पक्का मकान बना के दिया था। उनकी बच्चियों की शादियाँ उसने की थी और साथ ही उनके पढ़ने लिखने या रहने का जो खर्चा था वो खुद उठाया करता था। जहाँ पर भी उसे गरीब लोग दिखते थे उनकी वो खुले दिल से मदद किया करता था। तो सभी लोग जो गरीब थे उसका तो वो मसीहा बना हुआ था। अब उसकी जब गवर्नमेंट थी उसने उसको अरेस्ट करने के लिए कहा कि अब तुम्हें अरेस्ट तो कैसे ना कैसे करना ही होगा क्योंकि हमारे ऊपर बहुत दबाव आ रहा है। अब जब उसको अरेस्ट करने की बात आई तो उसने दो शर्त रखी कि एक तो तुम लोग मुझे अरेस्ट करोगे तो जो जेल होगी जिसमें मुझे रखा जाएगा उस जेल में वो मेरी खुद की बनाई हुई जेल होगी। मैं खुद पहले जेल बनाऊंगा अपनी सुविधा के अनुसार और उसी जेल में मैं रहूँगा। और दूसरी शर्त, पहले ये था कि अगर कोई भी अमेरिका में भी वो ड्रग सप्लाई किया करता था तो उसे खतरा था कि जो कोलंबिया है वहाँ की गवर्नमेंट उसे अमेरिका के हवाले कर देगी क्योंकि ये एक कानून था। और उसने कहा कि जो ये कानून बना हुआ है कि कोलंबिया की गवर्नमेंट अमेरिका को उसे हवाले कर देगी, ये कानूनी हर इंसान के लिए ख़त्म होना चाहिए। अगर वो गलती करता है तो उसे जो सज़ा है उसे देने का हक सिर्फ उसके देश को होना चाहिए, दूसरे देश को नहीं। तो आप लोग कभी भी किसी भी डॉन को या जो भी गलत काम करता है उसे किसी भी देश को नहीं सौंपोगे, जो भी सज़ा दोगे उसी देश में दी जाएगी। अब हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की पहुंच कितनी ऊपर तक थी या लोग उससे कितना डरते थे कि उसकी इतनी बड़ी शर्त को भी मान लिया गया। अब उसने जेल बनवाई और तब उसे अरेस्ट किया गया, फिर उसे जेल में रखा गया और जेल में वो हर सुख सुविधा के साथ रहता था। वो जो उसका धंधा था उसे जेल में से ही पूरे को हैंडल कर रहा था। अब लोगों में या मीडिया में ये बात भी आ गई कि वहाँ पर वो अपने हिसाब से रहता था और मीडिया वालों को भी जो उसकी बात नहीं मानते थे उसे वो सीधा मौत के घाट उतारता था। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों को मारने का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ था। अब जो पाब्लो था उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, वो वहाँ से छूट चुका था और तभी उसके छूटने के बाद में जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, खास करके अमेरिका का, क्योंकि वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा ड्रग सप्लाई किया करता था जिससे वहाँ के जो नौजवान थे वो नशे की आदत में पड़ रहे थे। और कहा जाता है कि 80% ड्रग्स तो वही सप्लाई किया करता था। अब वो सभी देशों में ड्रग्स आराम से भेजता था और उसकी ज़िंदगी वो बहुत अच्छे से काट रहा था। अब जब अमेरिका का दबाव उस पर पड़ने लगा तो जो गवर्नमेंट है उसने एक टीम गठित की जो कि उसको पकड़ सके और उसी टीम को उसे ढूंढने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन एक खुफिया जगह पर जहाँ पर वो रह रहा था आखिर में उसे पकड़ लिया गया और उसको एक गोली मारी गई। जो गोली उसके कान को छूती हुई निकली, दूसरी गोली उसके कान के पास में ही लग गई। अब गोली लगने की वजह से जो पाब्लो था उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसकी माँ थी, उसकी पत्नी थी, उन्हें विश्वास नहीं था कि पाब्लो मर चुका है। जहाँ पर उसे दफन किया गया था वहाँ पर उन लोगों ने वापस से उसकी कब्र खोदी और उसे देखा। उसकी पत्नी ने तो बाकायदा उसका वीडियो भी बनाया था। और अब जो पाब्लो था उसे मृत घोषित किया जा चुका था क्योंकि उसके घर वालों ने भी मान लिया था कि वो पाब्लो ही था। लेकिन उसकी पत्नी और उसकी माँ ने कहा था कि जो टीम उसको मारने के लिए गठित की गई है उस टीम की वजह से पाब्लो नहीं मरा है, क्योंकि पाब्लो कहा करता था कि अगर कभी भी उसके सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से वो घिरा हुआ पाएगा तो वो खुद को ही गोली मार लेगा। और जब पुलिस ने इसकी जांच की थी तो उसमें अधिकतर लोगों का यही कहना था कि पाब्लो ने खुद को ही गोली मारी थी क्योंकि वो दूसरों के हाथों से नहीं मरना चाहता था। अब जो पाब्लो था वो तो मर चुका था, लेकिन उसकी जो संपत्ति थी जो गवर्नमेंट के सामने थी, उसकी जहाज, एरोप्लेन वगैरह, जो भी उसके आइलैंड वगैरह थे, जो भी संपत्ति थी उसे तो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। लेकिन बहुत सी संपत्ति उसकी ऐसी थी जो कुछ कोड वर्ड में थी या जिनके कुछ कोड लगे हुए थे, वो सिर्फ उसके घर वाले या उसके खास आदमी जानते थे। और उसी संपत्ति के बल पर उसके जो घर वाले थे, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके बेटे बेटियाँ, उन्होंने अपनी आगे की पूरी लाइफ को बहुत ही ऐशो आराम में बिताया था। पाब्लो तो चला गया,
लेकिन दुनिया में वो अपनी जो छवि थी, अपनी छाप थी, उसे हमेशा के लिए छोड़ गया। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि चाहे तो इंसान कितना ही पैसा कमा ले, लेकिन वो सुकून की लाइफ गलत काम में नहीं जी सकता है। अगर पैसा ईमानदारी से कमाया जाता है तो उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है, लेकिन अगर वही पैसा, चाहे हमारे पास खरबों रुपए क्यों ना हो, जैसा कि पाब्लो के पास थे, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था, क्योंकि उसने बेईमानी से ये पैसा कमाया था। और गलत काम का ही नतीजा था कि पाब्लो चाहे खुद मरे, चाहे तो उसने गोली मारी गई, लेकिन उसकी जान जरूर गई। गलत काम का हमेशा गलत ही नतीजा होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।